नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही हम बताएंगे आपको सोमवार के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी और अगले हफ्ते क्या करें आप तैयारी, और आपकी आगे आने वाले समय की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी से भी बातचीत करेंगे, साथ ही हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं आज। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ जो अलग अलग खबरों पर अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च हम तक पहुंचाएगी। उनका भी परिचय करा देते हैं। बाजार का हाल और क्यों फोकस में रहा एनएमडीसी, हमें बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल का हिस्सा खरीदने के लिए कौन सी कंपनियां लगाएंगी बोली, और साथ ही टाटा केमिकल्स के लिए क्या है तेजी के ट्रिगर्स, हमें बताएंगे कुशल। वहीं मानसी से हम जानेंगे अगले हफ्ते के क्या है बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। सबसे पहले लेकिन बाजार का हाल आज समझ लेते हैं। देखा हमने लगातार चौथे दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। निफ्टी जो था 125 पॉइंट से ज्यादा टूटकर 15,000 के नीचे बंद हुआ, तो सेंसेक्स 51,000 के नीचे जाकर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों पर खास तौर से आज बिकवाली रही और बैंक निफ्टी करीब 750 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं वो समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 119 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1175 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। अब एडिटर्स टेक में जरा बाजार के आज के इस ट्रेंड को समझ लेते हैं। इस गिरावट को कैसे देखा जाए, ट्रेंड रिवर्सल है या फिर सिर्फ मुनाफा वसूली, बता रहे हैं अनिल सिंह। हफ्ते की शुरुआत से बाजार में जो करेक्शन शुरू हुआ वो हफ्ते के आखिरी दिन तक जारी रहा। शुक्रवार के सेशन में भी दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत थे और उसके चलते हुए आज बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। उतनी कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे दिन भर बाजार फिसलते हुए नजर आए। वो तो अच्छा हुआ कि आखिरी आधे घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी आई और निफ्टी थोड़ी रिकवरी के साथ निचले स्तरों से ऊपर आकर बंद हुआ, लेकिन फिर भी 15,000 के नीचे की क्लोजिंग आपको देखने को मिली, जो कि 5 फरवरी के बाद पहली बार 15,000 के नीचे बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो अच्छी खासी कमजोरी आज दिखी, फिर से 14,981 के आसपास बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे बंद हुआ, 35,800 के बेहद करीब आकर, तो यहां पर भी आज दबाव देखने को मिला। तो 4 दिनों तक बाजार में ऊपरी स्तरों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल देखने को मिला। इस कमजोरी के पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत थोड़े से कमजोर आते दिखे कल, उसकी वजह से शुरुआत हुई। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। निचले स्तरों से रिकवरी भी हुए और उसी के दम पर हल्की रिकवरी आई, लेकिन फिर भी एफआईज की तरफ से थोड़ा सा खरीदारी धीमा पड़ना, वायदा कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली करना, ये बाजार को थोड़ा सा सावधान कर रहा है। इसके साथ ही घरेलू फंड तो अपनी बिकवाली कर ही रहे हैं और 15,431 का हाई बनाने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत शॉर्ट्स बन रहे हो, बहुत बिकवाली का प्रेशर इस लिहाज से हो कि मंदी का माहौल है, लेकिन तेजी करने वाले ट्रेडर्स और फंड्स इन लेवल्स के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में है और ये प्रॉफिट बुकिंग ही बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन लेकर आ रही है, जो पिछले आपने 4 सेशन में लगभग ऊपरी स्तरों से 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी में देखा है। तो ओवरऑल बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता सोमवार को छोड़ के कमजोरी भरा रहा और लगातार आज चौथे दिन बाजारों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। तो आज का ट्रेंड तो हमने अनिल जी से समझ लिया। अब अगले हफ्ते और खासतौर पर सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे ये भी हम जानेंगे सर से, लेकिन उससे पहले आज जो ये हमने बिकवाली का माहौल देखा, लगातार चौथे दिन हमने गिरावट बाजार में देखी, कहां पर सबसे ज्यादा हमें एक्शन दिखा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी आशीष है पूरी रिपोर्ट लेकर। आशीष, जरा बताएं बाजार पर और ज्यादा जानकारी, कहां पर थी नरमी, कहां पर अपवर्ड मूवमेंट? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो है 15,000 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली और पूरी गिरावट को आउट परफॉर्म किया निफ्टी बैंक में करीब अगर आप देखें तो दिन के दौरान 2% तक की गिरावट देखने को मिली। काफ़ी दिनों के बाद वॉलेटिलिटी का जो सूचकांक है इंडिया विक्स, यहाँ पर एक उछाल देखने को मिला। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। टाटा स्टील पर बिकवाली की राय दी सुमित जी ने, यूटीआई एएमसी की खरीदारी की राय दी राकेश बंसल ने। कमजोर बाजार में भी देखें यहाँ पर बढ़िया तेजी
देखने को मिली। और टाटा केमिकल्स में भी अगर आप देखें जो स्टॉक आपको वागली जी ने बताया, दिन के दौरान बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो लगातार पिछले 4 दिनों से गजब की तेजी देखी जा रही थी सरकारी बैंकों में, लेकिन इस तेजी पर आज ब्रेक रखते हुए नजर आया सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तमाम बैंक जहां पर हमने पिछले कई सत्रों में बढ़िया तेजी देखी थी, आज यहां पर ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अन्य सरकारी स्टॉक जहां पर कल बढ़िया तेजी थी, आज जहां पर गिरावट देखने को मिली। मिसाल के तौर पर आप देखिए ओएनजीसी पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो प्रदर्शन बढ़िया रहा, लेकिन आज ऊपरी स्तर से यहां पर भी गिरावट का प्रेशर देखने को मिला। ऑटो स्टॉक्स की जो रफ्तार है इसमें भी सुस्ती नजर आई। टाटा मोटर्स देखिए लगातार तेजी के बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अशोक लेलैंड, ट्रेडर्स फेवरेट, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली। मेटल स्टॉक चूंकि ग्लोबल संकेत भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं म्यूटेड ही नजर आ रहे थे, उसके चलते आप देखिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील कल 15% तक की तेजी हिंदुस्तान कॉपर में देखी गई थी, आज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बिकवाली का प्रेशर साफ नजर आया। एनबीएफसी स्टॉक्स की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली। और अंत में जो फार्मा स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी देखिए काफी ज्यादा वीकनेस दिन के दौरान नजर आई। बायोकॉन में कल के सत्र में हमने बढ़िया ब्रेकआउट देखा था, आज यहां पर प्रेशर देखने को मिला। डॉक्टर लाल पैथ लैब, मिड कैप स्पेस से स्ट्राइड्स फार्मा और कैडिला हेल्थकेयर गिरावट देखने को मिली। शुक्रिया आपका आशीष। यहाँ पर बाजार पर और ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, लगातार चौथे दिन बाजार पर मुनाफा वसूली हावी, क्या किया जाए इस तरह के बाजार में? सोमवार के लिए कोई खास आपको लगता है कि बाजार को संकेत मिल सकते हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद और कुछ बाजार रिकवर करने में कामयाब हो पाए? साथ ही आपसे समझेंगे हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में जो सेलिंग आई है ज्यादातर इसलिए आई है क्योंकि एफआईएस पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी थोड़ी कम हो चुकी है। एफआईएस का नंबर लगातार नेगेटिव आ रहा है, काफी कम नंबर्स में ये बाइंग कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एफआईएस के लिए बाइंग तभी आएगी जब मेरे ख्याल से जो बाइडेन साहब का जो पैकेज है, फिस्कल स्टिमुलस है, वो अभी तक आया नहीं है। वो अगर आता है तो मेरे ख्याल से अच्छी पॉजिटिविटी मार्केट्स में मिलेगी। मेरे ख्याल से ये रूटीन करेक्शन है, इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में वापस थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन वैल्यू बाइंग से होगी, क्योंकि नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है। काफी सारी अटेंशन है कि क्रूड कैसे बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अगले हफ्ते के लिए किसी को 8 से 10 दिन का नजरिया लेके खरीदना है तो ऑटो सेक्टर में एमएनएम आज काफी खराब तरीके से गिरा है, करीबन 875 876 का रेट। लग रहा है कि कंपनी का जो तीसरी तिमाही का परफॉर्मेंस है उसमें एक एक्सेप्शनल राइट ऑफ था और इसलिए नतीजे इतने खास नहीं थे, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि चौथा क्वार्टर काफी अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्केट में करीबन 20% का ग्रोथ अगले साल वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे करीबन 8 से 10 दिन के लिए 918-920 का टारगेट प्राइस लेके खरीदा जा सकता है। मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये एक स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा। तो हफ्ते भर की खरीदारी के लिए एमएनएम में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी से बातचीत हम जारी रखेंगे। कुछ और खबरों का जरा रुख कर लेते हैं। एनएमडीसी का पर फोकस शिफ्ट करें। एनएमडीसी की डोनिमलाई माइन में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। अब इस माइन की अहमियत क्या है ये समझना जरूरी है। हमारे सहयोगी आशीष है, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं और समझते हैं इस पूरी खबर को अच्छे से। बताइए आशीष। देखिए, कर्नाटक सरकार के साथ रॉयल्टी विवाद को लेकर दिसंबर 2018 से ये माइन बंद है और तब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कामकाज को लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन अब फिलहाल ये खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर जो इस माइन में कामकाज है वो दोबारा शुरू होती हुई नजर आएगा और ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 1 करोड़ टन के आसपास की सालाना क्षमता है। यानी अगर आप टोटल आउटपुट में देखें तो डोनीमलाई माइन का करीब 30% योगदान हो सकता है। इसकी जो लीज है वो करीब 15 से 20 साल की और माना जाता है कि यहाँ पर करीब 10 करोड़ टन के आसपास आयरन ओर का भारी भरकम रिजर्व है। अब देखिए यहाँ पर अगर कामकाज सामान्य हो जाएंगे तो ऐसा जानकार बताते हैं कि कंपनी की जो आय है इसमें करीब 8% की बढ़त देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस या फिर आप कह लीजिए वो एनालिस्ट जो स्टॉक को कवरेज करते हैं वो इस स्टॉक पर बुलिश ही नजर आते हैं, क्योंकि हमने जो एक ब्लूमबर्ग का जनरल कंसेंसस देखा इसमें करीब 57% बाजार के जो एक्सपर्ट हैं वो मान रहे हैं कि इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30% मानते हैं आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और केवल 13% ऐसे जो स्टॉक पर बेरिश है यानी बिकवाली की राय देते हैं। और इन सभी का अगर आप जो एक औसत लक्ष्य देखें तो करीब 144 रुपये के आसपास आता है। यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो करीब 18 से 20% की अपसाइड जो है इस स्टॉक में एक्सपेक्ट की जाती है।
चलिए, तो एनएमडीसी की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे, उनसे समझते हैं। मानसी, जरा बताएं अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स बाजार के लिए कौन से होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता ट्रिगर्स इवेंट्स के लिहाज से भरपूर एक्शन पैक रहने वाला है। शुरुआत 22 फरवरी यानी सोमवार से कर रही हूँ। इंडिया मार्ट 1100 करोड़ के QIP का इश्यू प्राइस बोर्ड तय करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स से फोर्टिस शेयर बिक्री पर जानकारी मांगी है, इस पर नजर रहेगी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग बाईबैक की रिकॉर्ड डेट है, दाम 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। 23 फरवरी यानी मंगलवार के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। वहीं हेरिनबा का IPO इस दिन खुलने जा रहा है। ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की डील पर शेयर धारकों की एक बैठक होने वाली है। साथ ही L&T फाइनेंस होल्डिंग राइट इशू का अलॉटमेंट इस दिन होता हुआ दिखेगा। सफारी इंडस्ट्रीज पर फोकस कीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक 23 फरवरी को होती दिखेगी। बात करते हैं 24 फरवरी की। प्रधानमंत्री विनिवेश पर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। अरविंद फैशंस पर नजर रहेगी। 200 करोड़ के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट होगी 24 फरवरी। साथ ही 25 फरवरी के दिन महीने का आखिरी गुरुवार है, तो फरवरी सीरीज की एक्सपायरी होते हुए दिखेगी। और साथ ही इसी दिन हेरिनबा का IPO जो है, जो कि 23 फरवरी को खुला था, वो बंद भी हो जाएगा। RBI के 10,000 करोड़ का स्पेशल OMO लॉन्च पर फोकस भी रहेगा 25 फरवरी के दिन। वहीं गेल का 1046 करोड़ और नैल्को का 749 करोड़ का बायबैक भी इसी दिन खुलने जा रहा है। और अंत में 26 फरवरी यानी कि शुक्रवार की अगर बात करें, इस दिन मार्च सीरीज यानी कि नई सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखेगी। और नई सीरीज की शुरुआत से 11 शेयर वायदा बाजार का हिस्सा हो जाएंगे, जिसमें एलेम्बिक फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, ग्रैन्यूल्स इंडिया, गुजरात गैस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फासिस, एल्केम लैब्स, AU स्मॉल फाइनेंस, दीपक नाइट्राइड, IRCTC और निप्पॉन लाइफ। ये 11 शेयर्स हैं जो कि शामिल रहेंगे नई सीरीज से। ये 11 शेयर्स वायदा बाजार का हिस्सा हो जाएंगे। इसी दिन इंडिया Q3 GDP के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। 26 फरवरी के ही दिन जनवरी के फेडरल फिस्कल डेफिसिट के डेटा भी आएंगे। L&T फाइनेंस होल्डिंग का राइट इशू से जुड़े शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए इस दिन दिखेंगे। वहीं HL पर फोकस रखना होगा, क्योंकि दूसरे अंतरिम डिविडेंड की बोर्ड बैठक 26 फरवरी के दिन होने जा रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 8 मार्च होगी। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि अगले हफ्ते के लिए काफी अहम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मानसी, अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमको बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से बात करते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। आज आप कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन बताएंगे? नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, और खासकर इस सेगमेंट को जो वॉच करते हैं उनको और नमस्ते। तो ये टोरेंट पावर और फेडरल बैंक दो ऑप्शंस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। टोरेंट पावर में कॉल खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, यानी कि बुलिश फेस से। तो इसमें आप टोरेंट पावर के अंदर फरवरी महीने की 370 सीरीज की कॉल खरीद सकते हैं, जो आज बंद हुई है करीब 6 रुपए 10 पैसे के। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, आपको रखना है 3 रुपए 80 पैसे पर। इसका टारगेट रहेगा 10 रुपए। दूसरी तरफ अच्छा, इसमें टोरेंट में ये बता दूं पहले कि ये स्टॉक आज 2% नीचे गिरा है, क्योंकि इसके अंदर कल ये काफी तेजी से बढ़ा था। तो आज अगर गिरा है तो कल इसके बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए ये स्टॉक दिया है। फेडरल बैंक अभी एक वीकनेस के फेस में है। तो इसके अंदर वही लोग जो अपना ट्रेडिंग पुट्स में बहुत लोग काम नहीं करते हैं, पर फिर भी जो लोग शॉर्ट करना जानते हैं वो ही इस पुट को ट्रेड करें। इसमें मेरी सलाह 83 सीरीज का फरवरी सीरीज का 83 स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदें 1 रुपए 40 पैसे पर। इसका स्टॉप लॉस रखें 70 पैसे और टारगेट रहेगा इसका 2 रुपए 60 पैसे पर। ये ध्यान रखिए, दोनों में से अगर आपको देखना हो तो टोरेंट पावर और फेडरल बैंक के अंदर, तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि आप कॉल के ऊपर ध्यान दें, पुट्स के ऊपर उतना ध्यान न दें। उसमें पैसा तो बन सकता है, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह का मार्केट डायरेक्शन है उसमें कॉल में ही ज्यादा फायदा होता है। तो मेरी सलाह टोरेंट पावर पे ज्यादा ध्यान देने की दोनों ऑप्शंस के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद। सोमवार के लिए क्या बनाए स्ट्रैटेजी, समझते हैं अनिल जी से, जो बता रहे हैं कि सोमवार को आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स पर नजर रखें।
जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, जहां हम बंद हुए हैं ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजारों में रिकवरी आनी है तो यही परफेक्ट लेवल है जहां से बाजार रिकवर होने चाहिए, और अगर फ्रेश कमजोरी बननी है और नीचे बाजारों को जाना है तब भी ये परफेक्ट लेवल, और ये लेवल है 14,975 15,000 के आसपास निफ्टी के, जहां पर हम बंद हुए। अब अगर यहाँ से सोमवार को और कमजोरी बनती है, जो कि ग्लोबल मार्केट्स पर काफी कुछ निर्भर करेगा, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट नीचे थे, उसके मुताबिक अगर देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका में कारोबार होता है, सोमवार को डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हैं। अगर कमजोरी रही तो फिर नीचे के लिए 14,700 से 14,850 तक के रिस्क बाजार में खुलती हुई नजर आ सकती है, और अगर मजबूती बनी तो फिर से बाजार 14,250 14,300 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक बड़ा मूव 250 से 300 पॉइंट का बाजार में ऊपर या नीचे की तरफ यहां से मेक और ब्रेक के तौर पर आ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,700 36,750 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पर एक मजबूत सपोर्ट है, उसे आज होल्ड करने की कोशिश किए, और अगर यहां से एक रिकवरी बनती है तो फिर 36,750 36,900 तक की एक रिकवरी बन सकती है, और उस रिकवरी में आपको अपनी पोजीशन तेजी की थोड़ी हल्की करनी चाहिए। और एक बार 36,500 टूटने के बाद, माफ कीजिएगा 35,500 टूटने के बाद बाजार में 1,000-1,200 पॉइंट की और कमजोरी बढ़ सकती है, तो इन लेवल्स पर आपको फोकस करना है। अगला हफ्ता इस लिहाज से भी अहम होगा कि फरवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में शुरुआत करने में पहले दिन हम अच्छी खासी कमजोरी के साथ अहम लेवल्स के आसपास बंद होते हुए दिखे, तो मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन आपका मंडे को होगा। मंडे का बाजार ये डिसाइड करेगा कि क्या हम यहां से फ्रेश और बड़ी कमजोरी के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर एक रनिंग करेक्शन बाजार को जो मिला है उस करेक्शन के बाद हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। ट्रिगर्स चूंकि अब हमारे लोकल मार्केट्स के कम है, आपके लिए रिजल्ट सीजन लगभग खत्म हो चुका है, पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज का एक्शन, ये दो ऐसे ट्रिगर्स हैं जो एक्सपायरी के हफ्ते में बाजार की दशा दिशा तय करेंगे अगले हफ्ते। चलिए, तो बाजार पर सोमवार के लिए अनिल जी से स्ट्रैटेजी समझने के बाद अब जानते हैं सोमवार को ऑप्शन में आप क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या स्ट्रैटेजी बनाए ऑप्शन की अब? या साक्षी, देखिए वैसे जो मार्केट है उसमें हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी देखी है, और इस अगर रिकवरी को अगर कंटिन्यू करना है तो फिर मुझे लगता है जो तेजी बनेगी वो रिलायंस या तो एफएमसीजी या तो ऐसे किसी दिग्गज सेक्टर में कि जहाँ पे एक अच्छी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी पीएसयू स्टॉक्स में करेक्शन होना बाकी है, थोड़े बैंक स्टॉक्स में करेक्शन होना बाकी है। इसी वजह से हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2080 के अगर कॉल ऑप्शंस लेके चलते हैं, लेकिन ये हमें कॉल ऑप्शंस लेने हैं मार्च सीरीज से, क्योंकि अगले हफ्ते में जो अपनी इस महीने की जो एक्सपायरी है उसके वजह से हम एट द मनी या इन द मनी के कॉल ऑप्शंस में काम नहीं कर सकते। तो हमें ये जो कॉल ऑप्शंस लेना है वो मार्च सीरीज का लेना है, 2080 का कॉल ऑप्शन लेना है, जो तकरीबन अभी चल रहा है 102-103 रुपए के करीब, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 75 रुपए का, और टारगेट रखेंगे हम 150 रुपए के। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आप शो में शामिल हुए और ऑप्शन स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी, आपसे समझना चाहते हैं, अब लंबी अवधि की खरीदारी अगर करनी हो तो आपका आज इन्वेस्टमेंट पिक कौन सा होगा? स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एफएमसीजी प्लेयर है जो कॉफ़ी बनाती है, सीसीएल प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है। हमको लग रहा है कि कंपनी ने तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाए, हालांकि कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग थे। कंपनी ने करीबन 47 करोड़ का मुनाफा कमाया है, और कंपनी की जो बिजनेस कमेंट्री है वो बहुत एनकरेजिंग है। इनका मानना है कि चौथे तिमाही के बाद अप्रैल से जो एक्सपोर्ट सेल्स है, जो थोड़े बहुत कंटेनर्स के कमी से थोड़े से इफेक्ट हो चुके थे, यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ेंगे। डिमांड कंडीशंस काफ़ी पॉजिटिव है, और जिस प्रकार का रुपया का करेंसी हुआ है, इनको डेफिनेटली करेंसी गेन्स भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से 232-233 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और हमको लग रहा है कि साल भर का किसी का नजरिया है तो कम से कम 305-310 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो इसको खरीदने का मौका मार्केट दे रहा है, तो मेरे ख्याल से जरूर खरीदना चाहिए। एक साल में करीबन 305-310 के टारगेट के। तो साल भर तक का नजरिया सीसीएल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। बाजार आज और कल में होगी फिर से मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7:30 बजे।